हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो सारे? चलो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर तुमने देख लिया होगा। लास्ट लेक्चर में हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, इवेंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। और आज इस लेक्चर में हम फाइनल जितनी भी चीजें हैं उन सबको खत्म करेंगे। सीड के बारे में देखेंगे, थोड़ा बहुत फ्रूट के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। एपोमिक्सिस देखेंगे, पोली एम्ब्रियोनी देखेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस है उनके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ एनसीईआरटी का मटेरियल है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम साथ साथ में एनसीईआरटी को पूरी तरह से वाइंड अप कर देंगे। क्लियर है बात? चलो तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड फाइनल लेक्चर स्टार्ट करते हैं इसका। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है? एंजियोस्पर्मिक सीड है। क्या है? एंजियोस्पर्मिक सीड। तो एंजियोस्पर्मिक सीड की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी स्ट्रक्चर, और इसका फॉर्मेशन कैसे होने वाला है। तो देखो हमने क्या किया था, ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन किया था। क्या किया था? यहां पे ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन किया था। तो सबसे पहली बात क्या है, सीड जो है ना वो क्या है, यहां पे फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज है किसकी? ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसकी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फाइनल स्टेज है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि जो सीड है ना बच्चा, ये क्या है यहां पे? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इसको बोल सकता है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसको हम साथ में क्या बोल सकते हैं यहां पे? फर्टिलाइज्ड इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। क्या बोल सकते हैं इसे? फर्टिलाइज्ड इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी इसको बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? फाइनल स्टेज है कि यहां पे अब सीड बन गया फर्टिलाइजेशन के अंदर। अब यहां पे सीड के अंदर क्या प्रेजेंट है? आपके पास एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अपन ने लास्ट लेक्चर में कर लिया। अब इसके बाद सीड के बाहर क्या बनता है तुम्हें पता है? फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। बट वो फ्रूट का फॉर्मेशन होता क्यों है इसके बारे में हमें देखना है, ठीक है ना। सो यहां पे अब जब मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूं, किसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ सीड की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड की जब हम बात करते हैं तो कितने स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी? फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या? सीड कोट। क्या है यहां पे? सीड कोट। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है लाडले? सेकंड स्ट्रक्चर यहां पे आप देख लो, कोटेलिडन देख लो, कोटेलिडन्स एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होता है ये तुम्हें मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। एंड थर्ड आपके पास क्या? एंडोस्पर्म। क्या है? एंडोस्पर्म। ये स्ट्रक्चर आपको किसके अंदर देखने मिलेगी? सीड के अंदर देखने मिलेगी। क्या देखने, कहां पे देखने मिलेगी? सीड के अंदर ये स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगी। चलो अब उसके अंदर एम्ब्रियो होगा वो तो बात हमको पता है। सबसे पहले अगर मैं यहां पे सीड की बात करूं, किसकी बात करूं? सीड कोट की बात करते हैं। तो देखो सीड कोट यहां पे ले लेते हैं। सीड कोट बनता कैसे है? ये सीड कोट आपको पता है कि जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल के अंदर हमने क्या देखा था? इंटेग्यूमेंट देखा था। आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। मैंने वहां पे बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, उससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था तुमको कि जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो इंटेग्यूमेंट जब सीड का फॉर्मेशन होता है दे कन्वर्ट्स इनटू सीड कोट। किसके अंदर? तो ये क्या है यहां पे? मैच्योर या फिर इंटेग्यूमेंट्स है, इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल, ठीक है ना। तो यहां पे सीड कोट कितने होते हैं? यहां पे बच्चा सीड कोट कितने होंगे? 2 सीड कोट आपको देखने मिलेंगे। कितने सीड कोट? 2। एक देखने मिलेगा आउटर, आउटर को बोलते हैं हम क्या? टेस्टा। क्या बोलते हैं यहां पे? टेस्टा। और सेकंड क्या है यहां पे? इनर। क्या है? इनर। इसे बोलते हैं अपन क्या? टेगमेन। क्या बोलते हैं यहां पे? टेगमेन। दैट मींस आउटर इंटेगमेंट कन्वर्ट्स इनटू मॉडिफाइड इनटू टेस्टा, और इनर इंटेगमेंट जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? यहां पे टेगमेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो सीड कोट है टेस्टा और टेगमेन, यही क्या करते हैं? सीड को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होते हैं उन सारे से बचाने का काम कौन करता है? यहां पे सीड कोट करके जाता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटर कंडीशंस।
अब इन कंडीशंस के अंदर आपके पास देखो कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई जानवर है, वो जानवर खा ले तो उससे बचाने का काम में कर सकता है, या फिर टेम्परेचर से बचाने का काम कर सकता है, या फिर इसके अंदर वाटर स्ट्रेस कंडीशन में काम कर सकता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में आपके पास सीड कोट का काम क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि पोलन के अंदर एक्साइन होती है, वैसे ही सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे सीड कोट प्रेजेंट होती है, विच हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है इसके अंदर, उस एम्ब्रियो को बचाने में हेल्प कौन करता है, आपके पास सीड कोट हेल्प करता है। वहीं पे आपके पास क्या है, यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस की जब बात करोगे, कोटालीडन है, कोटालीडन के बेस पे देखो डायग्राम बाद में देखेंगे। अगर मैं कोटालीडन देखूं, कोटालीडन्स देखूं, तो यहां पे इस बेस पे हमने मोनोकोट और डाइकोट के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है। तो मोनोकोट के अंदर 2 कोटालीडन और मोनोकोट में आपके पास क्या होगा, 1 कोटालीडन, और इसमें कितने होंगे, 2 कोटालीडन होंगे, ठीक है ना। चलो इसका एग्जांपल आपके पास हो जाएगा, मेज हो गया बेटा, राइस हो गया, इसमें वीट हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो अलग अलग क्या हो सकता है यहाँ पे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल। डाइकोट में आप पी ले लो, ठीक है ना, ग्राउंड नट ले लो, ओके, कैस्टर ले लो। सो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है आपके पास क्या, एंडोस्पर्म। क्या है, अच्छा एम्ब्रियोनल एक्सिस वाला मैंने बता दिया था, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल वाला कहानी मैंने बता दिया था, ठीक है। एपिकोटाइल से क्या बनेगा, प्ल्यूमुल। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ वैसे तो देखने की जरूरत नहीं, पीछे मैंने बता दिया था। यहाँ पे एपिकोटाइल है तो आपके पास क्या बनेगा, प्ल्यूमुल बनेगा, और प्ल्यूमुल से आपके पास शूट बन के जाएगा। वहीं आपके पास क्या है, अगर हाइपोकोटाइल है तो हाइपोकोटाइल क्या है, नीचे वाला पोर्शन है, किससे, एम्ब्रियोनल एक्सिस से, जिससे क्या बनेगा, आपके पास रेडिकल बनेगी, और रेडिकल से क्या बन के जाएगा, यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है बात, चल तो देख ले प्यारे। आपके पास क्या है, यहाँ पे एंडोस्पर्म लेते हैं। मेनली हम किसके बेस पे यहाँ पे सीड को डिवाइड करते हैं, एंडोस्पर्म के बेस पे। हम यहां पे 2 तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपके पास क्या, एंडोस्पर्मिक, और इसे ही हम क्या बोल सकते हैं यहां पे, एल्ब्यूमिनस। और दूसरी तरफ आपके पास क्या है बच्चा, दूसरी तरफ आपके पास क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, या फिर हम इसे लिख सकते हैं क्या, नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन, या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस भी लिख सकते हैं। एक्स तो याद ही होगी तुम्हें, एक्स तो मतलब समझते ही हो तुम, ठीक है ना। आपके पास क्या है यहाँ पे, एक है एंडोस्पर्मिक और एक क्या है यहाँ पे, नॉन एंडोस्पर्मिक। अच्छा एंडोस्पर्मिक का मतलब होता क्या है, एंडोस्पर्मिक होता किसके अंदर, तो एग्जांपल देख लो। एग्जांपल में आपके पास मोनोकोट आ जाएंगे, ठीक है ना, ये वाले मोनोकोट आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा होता क्या है कि आफ्टर मैच्योरेशन, आफ्टर मैच्योरेशन होता क्या है कि एंडोस्पर्म स्टिल रिमेन्स, ठीक है ना, कि जो एंडोस्पर्म होता है वो बचा हुआ रहता है। दैट मींस तुम्हें पता है कि एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है ना। अब जब तक एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है उसके अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है ना। और होता क्या है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते करते मैच्योरेशन कंडीशन तक क्या हो सकता है कि एंडोस्पर्म खत्म हो जाए, ठीक है ना, रिड्यूस हो जाए। बट यहां पे क्या होता है कि आफ्टर मैच्योरेशन एंडोस्पर्म स्टिल प्रेजेंट इनसाइड द सीड। आ रही है बात समझ में, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, एल्ब्यूमिनस बोलेंगे या फिर एंडोस्पर्मिक बोल के जाएंगे। तो एंडोस्पर्म स्टिल रिमेन, दैट मींस इनमें क्या प्रेजेंट होगा, आफ्टर मैच्योरेशन एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। एग्जांपल आपके पास क्या है यहाँ पे, एग्जांपल में आपके पास मेज आ जाएगा बच्चा, दूसरा आपके पास ले लो वीट ले लो, आप ले लो राइस ले लो बेटा, ठीक है ना। बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी है, क्या है यहाँ पे, एक है एक्सेप्शन।
एक्सेप्शन क्या है बच्चा, यहाँ पे एक ऑर्किड होता है, ऑर्किड क्या होता है, ऑर्किड। ऑर्किड सीड जो होता है ना वो होता है मोनोकोट, क्या होता है, मोनोकोट। बट ये कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक। कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, ठीक है, क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करूं, इसके अंदर बात करते हैं, किसके अंदर बात करते हैं, यहां पे इसके अंदर बात करते हैं। आफ्टर मैच्योरेशन, आफ्टर मैच्योरेशन, आफ्टर मैच्योरेशन क्या होगा यहां पे, एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा, रिड्यूस, क्या हो जाएगा, रिड्यूस। और जो फूड जो होगा ना वो किस में स्टोर हो जाएगा, फूड किस में स्टोर हो जाएगा बच्चा, फूड स्टोर्ड इन कोटेलिडन्स, क्योंकि यहां पे क्या है, कोटेलिडन्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कोटेलिडन्स प्रेजेंट है, तो कोटेलिडन्स में क्या हो जाएगा बच्चा, फूड स्टोर हो जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे आप ले लो, यहां पे क्या एग्जांपल है, डाइकोट के अंदर आपके पास पी हो गया, ग्राउंड नट हो गया बच्चा, ठीक है ना, ये सारे इसके अंदर एग्जांपल हो गए। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, क्या है इसका एक एक्सेप्शन, कि डाइकोट का एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यहां पे लिखता हूं, ठीक है ना, उसका एक्सेप्शन यहां पे लिखता हूं मैं यहां पे, ठीक है ना, ये इसका एक्सेप्शन यहां पे लिखते हैं। सो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ऑफ डाइकोट, एक एक्सेप्शन आपके पास, एक एक्सेप्शन है कैस्टर, क्या है, कैस्टर। दूसरा एक्सेप्शन है क्या है यहां पे, सनफ्लावर, क्या है यहां पे, सनफ्लावर। दो आपके पास क्या है यहां पे एक्सेप्शन है। यहां पे देखो ये क्या है, डाइकोट है, क्या है, डाइकोट। बट ये दोनों कैसे होते हैं बच्चा, एंडोस्पर्मिक होता है, कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक। एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर, एक क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है ना, आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा एंडोस्पर्मिक सीड होता है, वहां पे ऑप्शंस होने वाले हैं, मैं पीछे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ठीक है ना। सो यहां पे कैस्टर और सनफ्लावर क्या है, डाइकोट है, बट यहां पे क्या देखने मिलेगा, यहां पे आपको देखने को मिलेगा ये एंडोस्पर्मिक। यहां पे डाइकोट के अंदर क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, क्यों, क्योंकि यहां पे कोटेलिडन्स बन गया है। यहां पे एक और एग्जांपल लिख सकते हो आप, कैप्सेला भी लिख सकते हो। ऐसे तो एग्जांपल्स की कमी नहीं है यार, है ना, एग्जांपल्स तो कितने भी लिख लो, ठीक है, चलो। बट मोस्टली आप जो याद कर सकते हो वैसे एग्जांपल्स आप देख लिया करो, ठीक है। सो ये क्या हो गया, आपके पास सीड की बात हो गई। अब सीड के अंदर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ अपने पास क्या डायग्राम्स है। देखो ये डायग्राम तुम्हें जो दिख रहा है, ये डायग्राम किसका है, बीन्स का डायग्राम है, किसका डायग्राम है, बीन्स। अब बीन्स तो तुम्हें पता ही है डाइकोट होती है, बीन्स क्या है, डाइकोट है, ये दोनों क्या हो, इसके डाइकोटिलिडन्स हो गए, है ना। तुम राजमा लेके आते हो, बीन में तो आती है ना, ठीक है ना, तो बहुत सारी बीन की वेराइटीज है, उनके अंदर आप लेके आते हो तो डाइकोट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, कैस्टर, ये आपके पास क्या हो गया, कैस्टर। कैस्टर भी क्या आपके पास डाइकोट वाला है, ठीक है। चलो क्या है, एंडोस्पर्मिक है, एक्सेप्शन है, डाइकोट है बट क्या है, एंडोस्पर्मिक है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कोटेल एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। यहां पे आपके पास क्या है, ये पी हो जाएगा, आपके पास ग्राम हो जाएगा, आप में पी ले लो, ठीक है ना, आपके पास क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ग्राम ले लो, ठीक है ना, ग्राम ले लो आप, ठीक है ना। सो यहां पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, डाइकोट है, ये दोनों हो गए। यहां पे एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया आपके पास, एपिकोटाइल, ये कौन सा हो गया आपके पास, हाइपोकोटाइल, यहां से बना प्लूमोल, यहां से बना रेडिकल। ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिख रही है, ये किसकी स्ट्रक्चर आपके पास, ये है आपके पास ऑनियन की, किसकी है, अनियन। अनियन भी क्या है, यहाँ पे मोनोकोट के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, मोनोकोट के अंदर आता है, ठीक है ना। तो यहां पे ये क्या हो गया, इसका एंडोस्पर्म वाला पार्ट हो गया, ये कोटेलिडन्स हो गए, बाहर वाला सीड कोट हो गया, ये आपके पास शूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये हाइपोकोटाइल और रूट टिप हो जाता है। अब मेन जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है ना बच्चा, वो है क्या, वो है आपके पास मेज। ये लास्ट वाला किसका स्ट्रक्चर है, आपके पास मेज का स्ट्रक्चर है। आपके एनसीईआरटी के अंदर ये सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं। अब उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो देखोगे ना, वो कौन सा देखोगे आप, मेज वाला देखोगे। मेज क्या है, यहाँ पे मोनोकोट है, क्या है, मोनोकोट। अब सबसे बाहर, इसके बाहर देखो क्या है, यहाँ पे सबसे बाहर देखो, यहाँ पे आपको पेरिकार्प दिखी हुई है, ठीक है ना, क्या दिखी हुई है, पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होता है यहाँ पे, पेरिकार्प क्या होता है यहाँ पे, कि जब ओवरी वॉल जो होती है ना, वो किस में अंदर कन्वर्ट हो जाती है,
फ्रूट बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो उसे बोलते हैं पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है, ये एंडोस्पर्म वाला पार्ट हो गया। अब इस एंडोस्पर्म के बाहर एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं अपन क्या, एल्यूरोन लेयर। क्या है, एल्यूरोन लेयर। तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज प्रेजेंट आउटसाइड द एंडोस्पर्म ऑफ मेज। तो आपके पास लेयर आ जाएगी क्या, एंडोस्पर्म, सॉरी एल्यूरोन लेयर। क्या आ जाएगी, एल्यूरोन लेयर। अब इस एल्यूरोन लेयर के इस एंडोस्पर्म के दूसरे वाले पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है आपके पास, सीड वाला पोर्शन प्रेजेंट है। अब ये वाला जो सीड वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं अपन कोटालिडन। क्या बोलते हैं, कोटालिडन। तो कोटालिडन मोनोकोट में क्या बोलते हैं इसको, स्कूटेलम। इस स्कूटेलम के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये वाला पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, ये मैंने एम्ब्रियोनल एक्सिस बोल दिया। इससे ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया आपके पास, एपिकोटाइल। इससे नीचे वाला पार्ट क्या हो गया आपके पास, हाइपोकोटाइल। यहां से बना आपके पास प्लूमोल, कोलेप्टाइल, तुम्हें बताया था मैंने, ठीक है। और यहां रेडिकल और ये कोलेराइजा। सो आपके पास ये स्ट्रक्चर्स आपको सीधी सीधी देखनी है। स्ट्रक्चर के ऊपर तुम्हें एबीसी लिखा हुआ आता है, वहां से आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो। या फिर आपके पास एक स्ट्रक्चर देख दिया है और उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखना है कि एंडोस्पर्म है तो एंडोस्पर्म के बाहर कौन सी लेयर है। आगे बात समझ में, चलो देखो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, अब ये वाली बात तो हो गई, चलो यहां पे एक बात हो गई है ना। अब तुमसे छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं यहां पे करवाता हूं कि हमारे पास सीड का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, सीड का फॉर्मेशन। बट मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, तुम्हें करना है, ठीक है, कि आपके पास अगर मैंने बोला है आपके पास 100 सीड है, क्या है आपके पास 100 सीड, तो इस 100 सीड को करवाने में आपको कितना नंबर ऑफ मियोसिस लगेगा। You have to count the number of meiosis to produce 100 seed. अब एक बात बताओ, 100 सीड बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, 100 क्या चाहिए, पोलन ग्रेन। क्या चाहिए, 100 पोलन ग्रेन चाहिए। और 100 सीड बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 100 क्या चाहिए, एग सेल चाहिए। क्या चाहिए, 100 एग सेल। मतलब कि 100 में बोल सकता है एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक, क्योंकि एक एम्ब्रियो सेक में आपको एक एग सेल देखने मिलेगी। यस और नो। अब एक बात बताओ, इस 100 पोलन ग्रेन को बनाने में कितने मियोसिस होंगे। हमें पता, एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। बात सही है कि नहीं है, अरे हाँ या ना, होता है ना। तो यहां पे कितना होगा, 100 है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 क्या मियोसिस का नंबर आ जाएगा, आ जाएगा। अब वहीं पे अगर मेरे को 100 एम्ब्रियो सेक बनानी है, 100 एग सेल बनानी है, तो बताओ कितने मियोसिस होंगे, बताओ भाई। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास अगर फीमेल में मियोसिस होता है तो एक मियोसिस से 4 क्या बनती है, मेगास्पोर बनती है। बट तुम्हें पता है उन 4 में से 3 क्या होती है, यहां पे 3 क्या होती है बच्चा, डिजेनरेट हो जाती है। ओनली 1 क्या होती है, फंक्शनल होती है। तो यहां पे कितना मियोसिस लगेगा आपको, 100। तो टोटल कितना हो गया, 125। तो यहां पे मियोसिस का नंबर कितना हो गया, 125। आ रही है बात समझ में। सो आपके पास अगर ये वाला क्वेश्चन हो गया तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास हो जाने चाहिए। वहीं अगर आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है, दूसरा क्वेश्चन में आपके पास चलो 150 सीड है, कितना है 150 सीड, ठीक है ना। 150 सीड आपके पास 160 ले लो, बराबर हो जाएगा, 160 सीड है। अब बताओ 160 सीड में कितना होगा, 160 सीड में आपके पास कितने पोलन ग्रेन आएंगे भाई, 160 पोलन ग्रेन और 160 क्या होगा आपके पास, एग सेल। यस और नो, पोलन ग्रेन। तो इसको बनाने के लिए कितना चाहिए, कितने मियोसिस करने पड़ेंगे, 4 चौक 16, 40 मियोसिस, और इसको बनाने में 160, मतलब कि टोटल कितना हो गया आपके पास 200 आपको क्या चाहिए भाई, मियोसिस चाहिए। देख लो भाई बराबर है कि नहीं है, 60 है तो 4 है, एक में 4 है तो आपके पास कितना हो गया 40, और यहां पे कितना हो गया आपके पास 160, तो आपके पास कितना हो गया यहां पे 200। आ गई बात समझ में। वहीं अगर आपको मैं एक छोटा सा दे देता हूं मैं, ठीक है, अगर आपको माइटोसिस काउंट करने हो, अगर मेरे पास क्या है 100 सीड है, क्या है 100 सीड, ये तुम्हें करना है, मैं नहीं करूंगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तुम्हारे पास 100 सीड है,
नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ माइटोसिस इन पोलन ग्रेन। हाँ, अब ये देखो, पोलन ग्रेन के अंदर माइटोसिस का नंबर काउंट करना आपको, सिर्फ पोलन ग्रेन के अंदर, ठीक है ना। अब आपको पता है एक टू फॉर्म, किसके लिए टू फॉर्म मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स। तो आपके पास देखो यहां पे 100 सीड के लिए, 100 सीड के लिए आपको क्या चाहिए भाई? अब एक देखो, एक सीड बनाने के लिए कितने पोलन ग्रेन चाहिए? एक पोलन ग्रेन चाहिए। अब उस एक पोलन ग्रेन में आपको क्या करवाना है? 2 मेल गैमेट बनाने हैं ना, तो 2 मेल गैमेट बनाने के लिए कितने माइटोसिस होंगे बताओ उसमें? सबसे पहला एक माइटोसिस होगा जिससे वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनेगा, उसमें एक मेल गैमेट बनेगा, और उस एक मेल गैमेट के बाद जब उसमें माइटोसिस होगा तो आपके पास दूसरा मेल गैमेट बनेगा। मतलब एक पोलन ग्रेन में आपके पास 2 माइटोसिस होंगे। तो अगर 100 सीड है तो 100 सीड में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पे क्या देखने मिलेगा मेरे बच्चे? यहां पे देखने मिलेगा कितना, बताओ। माइटोसिस की बात कर रहा हूं मैं, मियोसिस की बात नहीं कर रहा हूं। तो कितना माइटोसिस देखने मिलेगा? एक में अगर 2 है तो 100 में कितना हो जाएगा आपके पास? 200 माइटोसिस देखने को मिलेगा मेरे प्यारे लाडले। आई बात समझ में? तो अगर इस तरीके से क्वेश्चंस है आपके पास, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से डील कर सकते हो, ठीक है। चल तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, डोरमेंसी है यार, है ना। डोरमेंसी देखो भाई, डोरमेंसी होती क्या है उसके बाद देखेंगे। वाइबिलिटी, वाइबिलिटी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। पोलन वाइबिलिटी हमने देखी थी, ठीक है ना। यहां पे हम सबसे पहले देख लेते हैं डोरमेंसी। अच्छा, एक सीड की लाइफ के अंदर डोरमेंसी का क्या रोल होता है, कि डोरमेंसी होती क्या है, ठीक है ना। या फिर एक सीड इस डोरमेंसी वाली फेज में एंटर किस तरीके से करता है, उस बात को भी हम देखेंगे। अगर मेरे पास एक सीड है, यंग सीड है, क्या है? एक यंग सीड, ये एक मेरे पास यंग सीड है, और ये किधर की तरफ जा रहा है? मैच्योर सीड की तरफ एंटर कर रहा है। किधर एंटर कर रहा है? मैच्योर। मैंने बोला कि जब ये यंग था तो ये कैसा हो गया? एक्टिव था। कैसा था? एक्टिव। अब जब एक्टिव था तो इस टाइम ये क्या नहीं कर पा रहा था? अनेबल टू जर्मिनेट, अनेबल टू जर्मिनेट, ठीक है ना। इनकंप्लीटली डेवलप्ड, इनकंप्लीटली डेवलप्ड। तो जब इनकंप्लीटली डेवलप्ड है तो नो जर्मिनेशन, जर्मिनेशन नहीं हो रहा था। बट मैंने बोला आफ्टर मैच्योरेशन, आफ्टर मैच्योरेशन अब ये एबल है जर्मिनेट करने के, ठीक है। क्या है? एबल टू जर्मिनेट, एबल टू जर्मिनेट इफ कंडीशंस आर फेवरेबल, इफ कंडीशंस आर फेवरेबल। बट मैंने बोला कि इस मैच्योर सीड के अंदर कंडीशंस मैंने क्या करवा दी? अनफेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशंस करवा दी। अब ये कौन कौन सी कंडीशंस होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पे क्या होगा? ये जो मैच्योर सीड होगा ना मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव फेज में एंटर कर जाता है। कौन सी फेज में एंटर कर जाता है? इनएक्टिव। यहां क्या था? ये एक्टिव, यहां क्या था? एक्टिव, बट इनकम्प्लीटली डेवलप था। यहां पे क्या है? कंप्लीटली डेवलप्ड है, बट कौन सी कंडीशन में? कंप्लीटली डेवलप्ड। यस और नो? यहां पे क्या है? मैच्योर सीड है, कंप्लीटली सब कुछ तैयार है, एम्ब्रियो तैयार है जर्मिनेट होने के लिए, बट कंडीशंस कैसी है? अनफेवरेबल कंडीशंस। तो यहां पे क्या है? इनएक्टिव है। तो जब इनएक्टिव है तो यहां पे एक बात समझो, इनएक्टिव होने का मतलब क्या है? कि जर्मिनेशन के लिए तो एक्टिवेट है, सॉरी, जर्मिनेशन के लिए इनएक्टिव हो गया कि जर्मिनेट नहीं होना, बट मेटाबॉलिकली अभी भी क्या है? पार्शियली वो क्या है? हाफ हाफ चांस के अंदर क्या है? मेटाबॉलिकली एक्टिव है। कैसा है? अगर मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा मेरे बच्चे? एम्ब्रियो जो होगा ना वो मर जाएगा, उसको हमने मारना नहीं है,
ठीक है, मेटाबोलिकली एक्टिव फॉर सर्वाइवल ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के सर्वाइव के लिए क्या होता है यहां पे, उसे मेटाबॉलिकली एक्टिव होना होता है, ठीक है। बट यहां पे क्या है, इनएक्टिव, नो जर्मिनेशन। सो प्लांट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। सो अब इस कंडीशन में, तो ये कौन सी कंडीशन में चला जाएगा, रेस्टिंग स्टेज। कौन सी स्टेज में चला जाएगा, रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज। तो ये जो रेस्टिंग स्टेज है ना बच्चा, इसे बोलेंगे हम क्या, डोरमेंसी। कि एक्टिव फेज से इनएक्टिव फेज में एंटर कर जाना, वो क्या होगा यहां पे, डोरमेंसी पीरियड। और जब तक ये डोरमेंसी पीरियड होगा ना, तब तक सीड के अंदर जर्मिनेशन होगा ही नहीं। आ रही है बात समझ में, क्या नहीं होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा ही नहीं। क्लियर है बात, क्या ये बात क्लियर है। अब कौन कौन से फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स इसके अंदर देख लो। देखो फैक्टर्स कौन कौन से। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ डोरमेंसी। सबसे पहले आपके पास क्या है, वाटर। सबसे फर्स्ट क्या है आपके पास, वाटर। तो एक बात समझो, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा होता है तो उस टाइम क्या होता है कि अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ वाटर, 85 to 90% वाटर जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, रिड्यूस। ओनली कितना बचता है, 10 to 15% वाटर ही बच जाता है, विच इज वेरी लेस, विच इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। तो यहां पे क्या हो जाता है, 85 to 90% वाटर क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड इन मैच्योरेशन। तो बचता क्या है यहां पे, बचता क्या है, 10 to 15% वाटर रिमेन्स। और ये 10 to 15% वाटर क्या है, इनसफिशिएंट। क्या है, इन सफिशिएंट टू जर्मिनेट। क्या है, जर्मिनेट। तो अब देखा होगा, दाल लाते हो, दाल, ठीक है ना, या फिर चने लाते हो तुम, है ना। तो चने जब लाते हो तो वो कैसे रहते हैं, हाईली ड्राई सीड रहते हैं। कैसे रहते हैं ये, ड्राई सीड। तो इन्हें बोलेंगे अपन क्या, ड्राई सीड। तो ये जो ड्राई सीड होता है ना, इनके अंदर इतना ही वाटर होता है, सिर्फ जितना वो एम्ब्रियो को लॉन्ग टाइम तक क्या करवा सके, सरवाइव करवा सके। यस और नो, कि इतना वाटर वो हमेशा रखते हैं ताकि जैसे कि कितना ही ड्राई तुम चना लेके आ जाओ, वो कभी भी कंप्लीटली ड्राई नहीं होता, उसमें थोड़ा पानी होता ही होता है। तभी तो तुम उसको पानी में रखते हो, पानी में भिगो कर रखने के बाद थोड़े टाइम अगर कपड़े में लपेट के रखो तो जर्मिनेट होने लगते हैं। सीड कोट क्या हो जाती है, टूट जाती है उसके अंदर। तो यहां पे जब डोरमेंसी होती है तो डोरमेंसी को मेंटेन करने में हेल्प कौन करता है, यहां पे कौन करता है, यहां पे सीड कोट करके जाता। कौन करता है, सीड कोट करके जाता। क्या ये बात क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो वाटर का अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा, मतलब कि जब आप उसको पानी दोगे, जब आप पानी दोगे तो पानी में क्या होगा यहां पे, when you provide in proper amount of water, when you provide proper amount of water to the dry seed, वो क्या करेगा, वापस से क्या कर लेगा, वाटर को सोक करेगा। वाटर को सोक किसके हेल्प से करेगा, यहां पे देखो, यहां पे देखो आपके पास एक स्ट्रक्चर दी हुई है, यहां पे माइक्रोपाइल। क्या दी हुई है बच्चा, माइक्रोपाइल स्ट्रक्चर। पीछे भी मैंने बताया था कि माइक्रोपाइल एंड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यहां पे माइक्रोपाइल के अंदर कन्वर्ट रहता है, ठीक है ना। जिससे कि क्या करता है, यहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसमें हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहां पे आपके पास माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल helps in absorption of water and gases exchange, ठीक है ना। चलो
अब यहां पे ये वाटर वाला काम हो गया। सेकंड हो गया आपके पास क्या, ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन में क्या चाहिए आपके पास, यहां पे अगर सीड है, सीड को क्या चाहिए, O2 चाहिए। क्या चाहिए, O2, रिक्वायर O2 फॉर रेस्पिरेशन। अब देखो, जब सीड की ग्रो किया जाता है, जब सीड को बोया जाता है, तो देखो जमीन के अंदर क्या होता है, जब जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो क्या होती है, O2 क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए जो किसान होता है, फार्मर होता है, वो सीड को कितने नीचे क्या करता है, ग्रो करवाता है, कितने नीचे तक दबाता है उसको, ओनली मुश्किल से 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे उसको दबाता है सोइल में, और वहां पे आपको प्रॉपर अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कि यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे कि उनके अंदर क्या होता है, जर्मिनेशन में हेल्प मिलती है। क्लियर है बात। चलो, तो थर्ड पॉइंट यहां पे मान लेते हैं टेम्परेचर। मान क्या लेते हैं, है थर्ड पॉइंट क्या है, टेम्परेचर। सीड कभी भी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या नहीं करता, जर्मिनेट नहीं करता, नो जर्मिनेशन, नो जर्मिनेशन। वहीं पे अगर यहां पे अबाउ 45 डिग्री सेल्सियस पे भी ये क्या हो जाता है, डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, यहां पे भी जर्मिनेशन नहीं होगा। कितना टेम्परेचर चाहिए, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये क्या करता है, प्रॉपरली जर्मिनेट करता है। मतलब कि इस टाइम पीरियड के अंदर, इस टेम्परेचर के ऊपर सबसे ज्यादा आपके पास क्या देखने मिलता है, सीड के अंदर जर्मिनेशन देखने को मिलता है। चलो, फोर्थ पॉइंट लिख दो आप बेटा। क्या फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, लाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, लाइट आ जाएगी। तो इन 4 मेजर पॉइंट्स के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे सीड के जर्मिनेशन में का पता लगा सकते हैं कि अगर इनमें से कोई भी लगा लो, या वाटर की कंडीशन को बेकार कर दो। अगर वाटर अवेलेबल नहीं है तो जर्मिनेशन नहीं होगा, वाटर अवेलेबल है, ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं होगा, टेम्परेचर अगर नहीं है तो नहीं होगा, लाइट अगर नहीं है तो नहीं होगा। कोई भी अगर कंडीशन नहीं मैच कर रही है तो सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा। इसलिए सीड के जर्मिनेशन होने के लिए सभी कंडीशंस का फेवरेबल होना जरूरी है। क्या ये बात क्लियर है, आगे बात समझ में। चल तो प्यारे देख, नेक्स्ट तेरे पास क्या है यहां पे, वेबिलिटी। वेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पे, अब कितने टाइम तक वो जर्मिनेट नहीं होगा, वो क्या है, क्या है, मतलब कि एक टाइम गैप, रिलैक्स रेस्टिंग फेज, जिस फेज के अंदर उसका जर्मिनेशन नहीं हुआ है, वो क्या है, यहां पे वेबिलिटी है। तो कोई भी सीड कितने टाइम तक क्या हो सकता है, डोरमेंट स्टेज में रह सकता है या फिर वेबिलिटी के अंदर रह सकता है। तो इसके अंदर आपके पास कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई मंथ भी हो सकता है, कोई कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ सालों का भी हो सकता है। तो देखो, अब किसी की वेबिलिटी को कैसे पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर वेबिलिटी है, तो अगर वो सीड मरा नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना कि कोई सीड है, उस सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है और वो एम्ब्रियो मरा नहीं है, इस बात का भी हमें पता रखना जरूरी है। और उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, जैसे कि वेबिलिटी ऑफ सीड क्या है, कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन सीड, कि सीड के अंदर लाइफ है या नहीं है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट है तो वहां पे क्या है, मरा तो नहीं है, ठीक है। वेबिलिटी ऑफ सीड इज हाईली वेरिएबल। वेबिलिटी ऑफ सीड कैन बी टेस्टेड आउट बाय टीटीसी, जिसके फुल फॉर्म है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। अगर इसके साथ ऐसा करते हैं तो यहां पे पिंक कलर का क्या आता है, सॉल्यूशन बनता है, जिससे कि यह प्रूफ होता है कि एम्ब्रियो क्या है, प्रेजेंट है, क्योंकि उसके अंदर रेस्पिरेशन चल रहा होता है, ठीक है ना, गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है, इसलिए यहां पे पिंक कलर का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, अब कुछ क्वेश्चंस है, किसके, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, देख लो भाई क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है ये। क्या है, हाउ मेनी एग आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक, किसी भी एम्ब्रियो सैक में कितने एग सेल प्रेजेंट होगी, बताओ। एक ही प्रेजेंट होगी ना, कितनी होगी, सिंगल, 1, ठीक है ना। चलो, हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल, एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगी, बताओ। कितने बनाए हमने, एक ही बनाए, कितना है यहां पे, 1। चलो, हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी, एक ओवरी में कितने ओव्यूल्स प्रेजेंट हो गए, याद करो मैंने है ना मोनो ओव्यूलर और मल्टी ओव्यूलर वाली कंडीशन आपको बताया। तो यहां पे आपके पास 1 से लेकर मैनी तक डिपेंड करता है कौन सा टाइप है,
ठीक है ना। सो यहाँ पे मल्टीपल हो सकती है। चलो नेक्स्ट को, हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन ए टिपिकल फ्लावर, कितने, अगर नॉर्मल फ्लावर की बात करें, एक टिपिकल फ्लावर की बात करें तो उसके अंदर कितने ओवरीज आपको देखने को मिलेगी। तो वहां पे मोस्टली एक ही पिस्टल देखने को मिलती है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी आपके पास, सिंगल ओवरी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस में हो सकता है फ्यूज देखने मिले, बट अगर टिपिकल फ्लावर की बात करोगे तो टिपिकल फ्लावर में आपको एक ही ओवरी देखने मिलेगी। हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन ऑन ए ट्री, अगर आपके पास एक ट्री है और इस ट्री के ऊपर बोला जाए कि कितने फ्लावर्स है, बताओ, काउंट कर सकते हो, कितना भी हो सकता है फ्लावर, ठीक है ना, कितना भी हो सकता है, एक अप्रोक्सीमेटली नंबर लिख दो, अप्रोक्स 40 से 50 लिख दो, या फिर बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स के अंदर बहुत सारे के अंदर क्लस्टर फॉर्म में हो सकता है, तो 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर नॉर्मली देखने को मिलेगा तो आप अपने हिसाब से काउंट कर लो, ठीक है ना। वेरिएबल, ठीक है ना। तो यहां पे वेरिएबल ऑन डिफरेंट ट्री, ठीक है ना। चलो नंबर लिख सकते हो यहाँ पे 50 से 100 लिख सकते हो, मैं 50 से 100 लिख के जा रहा हूं, ठीक है ना। तुम 40 से 50 लिख लो, अलग अलग नंबर यहाँ पे हम डाल सकते हैं, अब इसके अंदर कोई वो नहीं है। हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड डज ईच फाइकस ट्री प्रोड्यूस, फाइकस तो जानते हो ना, फाइकस बेंगलियंसिस, जो बेनियन ट्री होता है, पीपल आता है, ठीक है ना, ये आपके पास आता है। तो अब इसमें कितना होता है, मतलब कि अब इसमें वैसे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हाउ मेनी बिलियन ऑफ सीड डज ईच फाइकस ट्री प्रोड्यूस, वैसे तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली पूरी लाइफ टाइम के अंदर, लाइफ स्पेन के अंदर एक ट्री जो होता है ना, अप्रोक्स 850 बिलियन क्या करता है, यहां पे सीड का प्रोडक्शन करता है। अरे बात समझे। तो ये कुछ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के, इनके आप एग्जांपल यहां पे लिख सकते हो, एनसीईआरटी के अंदर सॉल्यूशंस डाल सकते हो वहां पे। एनसीईआरटी का कुछ मसाला है यहाँ पे, ठीक है ना, मसाला, चाट मसाला जो भी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी की कुछ चीजें हैं, वो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे बड़ा फ्लावर, सबसे बड़ा सीड कौन सा है, एक लाइन दी हुई देखना अच्छे से वहां पे सीड के अंदर, ठीक है ना। तो आपके पास लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट जो सीड होता है अप्रोक्स 6 kg का होता है, जो फाउंड इन लोडोइशिया मालदीविका के अंदर, ये आपके पास एक डायग्राम है। अच्छा, इसका जब पेड़ देखोगे ना तुम्हें कोकोनट जैसे दिखाई देगा, इसका बाहर वाला जो पोर्शन होता है ना वो कोकोनट के जैसे दिखाई देगा। तो इसके अंदर आपको पास क्या देखने मिलेगा, ये सबसे लार्जेस्ट है। इसकी साइज अगर देखोगे तो आपके पास ये जैसे कि 0.5 to 1 मीटर तक आपको देखने मिल सकता है अलग अलग के अंदर, ठीक है ना। इतना बड़ा ये इसका साइज होता है, ठीक है ना, इतना बड़ा इसका साइज होता है। चलो, स्मॉलेस्ट एंड माइन्यूट सीड के अंदर आपके पास ऑर्किड होता है, ऑर्किड आपके पास मोनोकोट वाला हो गया। हाईएस्ट इन प्लांट किंगडम एंड आर कॉल्ड डस्ट सीड, जिसका वेट होगा आपके पास 20.33 मिलीग्राम, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो गया, ऑर्किड। अब देखो डस्ट सीड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डस्ट की तरह बहुत सारा नंबर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डस्ट सीड भी बोल के जाते हैं, ठीक है। अब कुछ और लाइन है यहां पे एनसीईआरटी की, ठीक है ना, कुछ और लाइन है यहां पे एनसीईआरटी की। सीड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लाइव फॉर सेवरल ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली लाइंस है, ठीक है ना। इसके अंदर से क्वेश्चंस आ जाते हैं तुम्हारे पास। रिमेन अलाइव, ये डोरमेंसी का ही एक एग्जांपल है, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर, जिसमें आपके पास रिकॉर्ड वेरी ओल्ड यट वाइबल क्या है, सीड है, जिनके अंदर वेबिलिटी प्रेजेंट है, जिसके अंदर एम्ब्रियो क्या है, लिविंग है, ठीक है ना। ओल्डेस्ट आपको क्या मिला है यहाँ पे, इज दैट ऑफ ए ल्यूपिनास आर्कटिकस, एक्सकेविटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। कहां से एक्सकेविटेड किया, कहां से निकाला गया उसको, आर्कटिक टुंड्रा से निकाला गया। जर्मिनेट एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड 10,000 ईयर्स, 10 साल बाद इसको निकाला गया और वहां से जर्मिनेशन इसका करवाया गया। रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड्स ऑफ द डेट पाम के अंदर देखा गया, फिनिक्स डेक्टेलिफेरा, डिस्कवर्ड फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन ऑफ किंग हेराल्ड प्लेस नियर द डेड सी। ये दो क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन क्या है, 10,000 साल पहले कौन सा ल्यूपिन आर्कटिकस, जो कहां से, आर्कटिक टुंड्रा से निकाला गया,
फिर उसका जर्मिनेशन करवाया, दोनों क्या थे, लिविंग। 2000 साल बाद क्या हुआ यहाँ पे, 2000 साल पहले का एक सीड है जिसका नाम है डेट पाम फिनिक्स रेक्टिफेरा। इसको क्या करवाया, कहां से मिला, ये किंग हेराल्ड प्लेस के पास में जो आपके पास डेड सी है, वहां से क्या किया गया, इसको निकाला गया, फिर जर्मिनेट करवाया गया। तो ये एक 10,000 साल पुराना है और एक 2000 साल पुराना है। ऐसे ही आपके पास क्या है, ऑर्किड फ्रूट कंटेन क्या, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी, ये वाला जो है सीड होते हैं। सिमिलर इन द केस ऑफ फ्रूट्स ऑफ सम पैरासिटिक स्पीसीज, जिसमें ओरोबाइंकी एंड स्ट्रिका हो गया, ठीक है ना। बहुत ज्यादा क्या होता है, छोटे होता है। टाइनी सीड्स आर आल्सो फाउंड इन फाइकस, ठीक है ना। बहुत सारे सीड्स यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। तो ये कुछ एनसीईआरटी का मसाला है यहाँ पे, ठीक है ना। एनसीईआरटी की लाइन में वहां पे अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चंस यहाँ से 2 क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है ना। चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो आपका नीट का एग्जाम हो, दोनों के अंदर ये इंपॉर्टेंट वाला आप इसमें डाल सकते हो, यहाँ पे आईएमपी में डाल सकते हो, ठीक है। चलो अब आता है आपके पास फ्रूट। यहां तक की कहानी हमारे पास किसकी खत्म हो गई, सीड की कहानी हो गई, ठीक है ना। सीड के अंदर आपके पास मोनोकोट सीड हो गया, डाइकोट सीड हो गया, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों की बातें हो गई है। अब आता है आपके पास क्या, फ्रूट है। अब फ्रूट होता क्या है कि आफ्टर मैच्योरेशन, आफ्टर मैच्योरेशन जो ओवरी होती है, ओवरी होती है मेरे प्यारे बच्चे, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। और जो ओवरी वॉल होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट वॉल में। और इस फ्रूट वॉल को बोलते हैं हम क्या, पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। क्लियर है बात। चलो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी प्लांट हो, उस प्लांट के अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन होता क्यों है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि फ्रूट का फॉर्मेशन हो क्यों रहा है। तो देखो, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है सीड को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए, सीड को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंगो है, मैंगो के अंदर बाहर क्या होता है, यहाँ पे खाने वाला मटेरियल होता है, पल्प होता है, और उसके अंदर क्या होता है, सीड होता है। एप्पल होता है, एप्पल के अंदर की तरफ क्या होता है, यहाँ पे थैलेमस वाला पार्ट क्या हो गया, खाने वाला हो गया, और उस अंदर क्या हो गया, यहाँ पे सीड प्रेजेंट। तो सीड क्या है, अंदर प्रोटेक्टेड है ताकि बाहर वो किसी तरीके से डैमेज ना हो, इसलिए प्लांट के अंदर क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। खाने की चीजें वो तो दूसरी बात है, बट मेन जो फंक्शन है ना, फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है किसके लिए, टू प्रोटेक्ट सीड। किसके लिए हो रहा है फॉर्मेशन, किसके लिए हो रहा है, प्रोटेक्शन। यहां पे एक क्वेश्चन बीच में फंसा हुआ है, क्या है, देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी एंड द नंबर ऑफ सीड प्रेजेंट इन अ फ्रूट। क्या नंबर ऑफ ओव्यूल और जो सीड का नंबर है वो क्या एक दूसरे से रिलेशन रखता है, बिल्कुल सही है, कि जितने फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स इक्वल्स टू सीड, कि जितना नंबर ऑफ फर्टिलाइज ओव्यूल्स का होगा उतना ही क्या होगा, आपके पास सीड होगा, और जितनी ओवरी होगी वही क्या बन के जा रही है, यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन होगी। तो दोनों क्या है, यहाँ पे बराबर होंगे, इक्वल नंबर, क्या होंगे, इक्वल नंबर, ठीक है ना। चलो अब यहां पे हमारे पास एक छोटा सा क्या है कि फ्रूट का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सीड इन प्लांट्स। जो प्लांट्स है उन प्लांट्स के अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन किस लिए हो रहा है, ताकि सीड को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए वहां पे सीड का फॉर्मेशन होके जा रहा है, सॉरी फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब फ्रूट का वैसे तो तुम दो तरीके से, फ्रूट आप दो तरीके से पढ़ते हो, फ्रूट दो पार्ट्स में डिवाइड, दो तरीके से डिवाइडेड है आपके पास। एक आपके पास फ्लैशी है और दूसरा आपके पास क्या, ड्राई है, ठीक है ना। क्या है, फ्लैशी है और ड्राई है। ये आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हो, मैं यहाँ पे ज्यादा जाने वाला नहीं हूं, ठीक है ना। जिसके अंदर पल्पी पार्ट प्रेजेंट होता है वो आपके पास क्या हो गया यहाँ पे फ्लैशी, और जिसमें ड्राई हो जा रहा है वो क्या हो गया यहाँ पे आपके पास ड्राई फ्रूट हो गया, ठीक है ना। चलो ड्राई फ्रूट्स का तो नाम जानते हो तुम, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके पास क्या, हाँ देखो, अब यहां पे फ्रूट को मैं तीन तरीके से डिवाइड कर रहा हूं, उनके बनने के बेसिस पे। फ्रूट्स को तीन तरीके से डिवाइड कर रहा हूं मैं, बनने के बेसिस पे, ठीक है ना। बाकी सारा कुछ फ्रूट से रिलेटेड जो है ना, वो सारा कुछ तो मैं 11th क्लास में अंदर पढ़ते हो। यहां पे जितना दिया है एनसीईआरटी में उतना मैं थोड़ा बहुत बता के जा रहा हूं। सबसे तीन तरीके के फ्रूट्स आपके पास, सबसे पहला है ट्रू फ्रूट, दूसरा आपके पास क्या है, फॉल्स है, और थर्ड आपके पास क्या, पार्थेनोकार्पिक,
तीनों में क्या है देखो, अगर फ्रूट का फॉर्मेशन कहां से हुआ है, कहां से बना है, अगर ओवरी जो है, ओवरी किसमें कन्वर्ट हुई है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हुई है। अगर फ्रूट कहां से बन के जा रहा है, फ्रॉम ओवरी, तो उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहां पे, ट्रू फ्रूट। क्या बोलेंगे यहां पे, ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट की जब बात करेंगे तो अगर किसी और पार्ट से, फ्लावर के किसी और पार्ट से अगर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो उसे बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। ठीक है ना, फ्रूट फॉर्मेशन फ्रॉम अदर देन, अदर पार्ट ऑफ, अदर, अच्छा अदर पार्ट ऑफ, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर देन ओवरी। ठीक है ना, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहां पे थैलेमस है, थैलेमस है, रिसेप्टिकल है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पे फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे यहां पे, फॉल्स फ्रूट। वहीं अगर आपके पास थर्ड है पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक का मतलब होता है कि फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट। दैट मीन्स क्या हो रहा है, फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, सीडलेस फ्रूट होता है। कैसे होता है, सीडलेस। तो सीडलेस होता है तो इनके अंदर वेरिएशंस भी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा, तो क्या वेरिएशन देखने मिलेंगे, नहीं देखने मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, इसका एग्जांपल आप मोस्टली लेते हो यार, क्या क्या ले लेते हो आप, ट्रू फ्रूट के अंदर मोस्टली फ्रूट आ जाते हैं। ठीक है ना, ट्रू फॉल्स फ्रूट के अंदर आप क्या लेते हो, यहाँ पे फॉल्स फ्रूट में क्या लोगे आप, हाँ एप्पल ले लो, एप्पल ले लो, स्ट्रॉबेरी ले लो। ठीक है ना, फॉर ट्रू फ्रूट में आप मैंगो ले लो, गुआवा ले लो। ठीक है ना, और पार्थेनोकार्पिक में आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या बच्चा, बताओ क्या है एग्जांपल, बनाना। क्या है, बनाना। अब एक्चुअली में पार्थेनोकार्पी की जरूरत क्या है, ठीक है ना, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की जरूरत क्या है। देखो एक डायग्राम है आपके पास, फ्रूट्स का डायग्राम है। ठीक है, ये देखो, ये आपके पास क्या है, फॉल्स फ्रूट है। ये क्या है आपके पास, फॉल्स फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट, जिसमें आपके पास क्या है, यहाँ पे एप्पल है। ये एप्पल के अंदर जो ईडेबल पार्ट है ना, एडिबल पार्ट, ये क्या है, एडिबल पार्ट है। ये एडिबल पार्ट जो है वो क्या है आपके पास, थैलेमस है। क्या है, थैलेमस है। ठीक है ना, ओवरी वाला पार्ट नहीं, क्या है, थैलेमस वाला पार्ट है। तो इसलिए ये क्या है आपके पास, फॉल्स फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी वाली भी क्या है आपके पास, थैलेमस वाला पार्ट है, इसलिए क्या है, ये भी आपके पास फॉल्स फ्रूट है। वहीं अगर मैं पार्थेनोकार्पिक की बात करूं तो पार्थेनोकार्पिक में क्या होता है आपके पास, सीडलेस फ्रूट है। तो मेरे पास ये क्या है कि जिनके अंदर सीड प्रेजेंट है, ये मेरे पास मैंने मान लिया ट्रू फ्रूट है। अब इसमें क्या हो गया, सीडलेस बना दिया। अगर पार्थेनोकार्पिक की मदद से बनाया है तो यहां पे क्या हो गया आपके पास, सीडलेस बना, ये आपके पास सीडलेस बना, ये आपके पास सीडलेस बना। तो ये किसका रिजल्ट है आपके पास, पार्थेनोकार्पिक का रिजल्ट है। आगे बात समझ में। अब पार्थेनोकार्पी का यूज क्या है, ये देखो कि सपोज करो हम जब खाना खाते हैं, मतलब फ्रूट खाते हैं, तो हमें क्या लगेगा, इरिटेशन होती है यार, कि यार बीच में चल आप कितना इरिटेट होते हैं कि देख प्यारे, कि आप वाटरमेलन खा रहे हो यार, खा रहे यार, बीच बीच में ये क्यों फंस रहा है, सीड फंस रहा है ना, तो वो जो फंस रहा है ना उससे इरिटेट हो जाते हैं। तो उससे उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, सीड यहाँ पे सीडलेस फ्रूट का बनाया जाता है। ठीक है ना, वहीं इंडस्ट्रीज के अंदर जब जूस वगैरह का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे भी क्या आती है, बीच में जूस बनाने में, ठीक है ना, सीड आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, टेस्ट बिगड़ जाता है वहां पे। तो उस इंडस्ट्री के लिए भी क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक का यूज होता है। बट पार्थेनोकार्पिक बेटा देख अनयूजफुल है उनके लिए जिनमें मेन पार्ट जो होता है ना वो सीड ही होता है खाने के लिए। एग्जाम्पल बताओ, कमेंट करके एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल है पोमन, अनार। क्या है, पोमन। अनार जो होता है ना वो क्या होता है आपके पास, क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक, उसके अंदर करने की कोई जरूरत नहीं है, यूजलेस। ठीक है ना, सो पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी
कार्पी यूजफुल टू फॉर्म या प्रोड्यूस seedless fruits, but it is waste to use in those plants या fruits in which seeds are eatable. एग्जाम्पल डाल दो इसमें, पोमेग्रेनेट, ठीक है, क्या है पोमेग्रेनेट, पोमीपला। आगे बात समझ में? तो आपके पास तीन तरीके के फ्रूट्स हो गए। सबसे पहले हो गया आपके पास ट्रू फ्रूट जो ओवरी से बन रहा है, सेकंड हो गया फॉल्स, और थर्ड हो गया आपके पास पार्थेनोकार्पी। ठीक है, चलो। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। क्या होता है देखो, एपोमिक्सिस होती क्या है, एक बात समझो। हमारे पास देखो दो तीन तरीके से हम देखते हैं। एक है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक है आपके पास क्या, पार्थेनोजेनेसिस। क्या है, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस तुम जानते हो कि अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड से बनेगा, डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी कुछ होने के, वो क्या है आपके पास, पार्थेनोकार्पी। ऐसे ही आपके पास क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब कि कोई मियोसिस नहीं होगा, कोई सिनगेमी नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा आपके पास, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम्हें पता ही है, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। यहां पे एपोमिक्सिस क्या है, यहां पे एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट इट बिहेव्स लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मींस ये किसकी मिमिक्री करता है, इट मिमिक्री लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एपोमिक्सिस की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं यहां पे, एपोमिक्सिस की बात करता है। मेथड ऑफ asexual reproduction, but mimics like sexual reproduction। क्योंकि सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सीड का फॉर्मेशन हो। पार्थेनोजेनेसिस में सीड का फॉर्मेशन सीडलेस बन रहा है, पार्थेनोकार्पी बन रही है ना, तो क्या हो रहा है वहां पे, सीडलेस बन रही है, यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होके जाएगा। तो एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस इज मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर क्या हो रहा है आपके पास, बट किसकी तरह मिमिक्री कर रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे आपके पास नो मियोसिस, मियोसिस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे नो सिनगेमी। तो मतलब कि यहां पे जब मियोसिस नहीं हो रहा तो नो गैमिट फॉर्मेशन भी लिख सकता हूं मैं, नो गैमिट फॉर्मेशन। तो जब गैमिट फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो आपके पास जो डिप्लॉइड है डायरेक्टली डिप्लॉइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। डिप्लॉइड सेल जो है डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिप्लॉइड सेल के अंदर। तो इनकी प्लॉइडी देख लो। तो इस तरीके से एपोमिक्सिस को हम एगैमोस्पर्मी भी बोल सकते हैं। एगैमोस्पर्मी का मतलब है जिसके अंदर गैमेट नहीं बन रहे। तो यहां पे दो तरीके का, एक है डिप्लोस्पोरी और एक क्या है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस। व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्लोस्पोरी, किसकी बात करते हैं अपन, डिप्लोस्पोरी की बात करते हैं। तो डिप्लोस्पोरी में क्या होता है कि डायरेक्टली एमएमसी किस में कन्वर्ट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, एम्ब्रियोसेक में, एम्ब्रियोसेक में। अब तेरे को पता है एमएमसी क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, 2n है, क्या है, 2n है, और दिस 2n डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियोसेक। बट अब ये जो एम्ब्रियोसेक बनेगा ना लाला, ये वो क्या बनेगा, 2n बनेगा। हमारे पास एम्ब्रियोसेक की प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड है, क्या है, हैप्लॉइड है। यहां पे एम्ब्रियोसेक की प्लॉइडी क्या है, यहां पे 2n है, क्या है, 2n है, क्योंकि मियोसिस नहीं हुआ है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, यहां पे डिप्लॉइड सेल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो एमएमसी के अंदर यहां पे कोई मियोसिस नहीं हुआ है, डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो गया, यहां पे एम्ब्रियोसेक के अंदर कन्वर्ट हो। आगे बात समझ में
आगे बात समझ में। इसका जो एग्जाम्पल है तुम्हारे पास, एग्जाम्पल है यहां पे, एग्जाम्पल बच्चा, इसका एग्जाम्पल आपके पास ग्रासेस, ग्रासेस है और एस्टेरेसी, एस्टेरेसी फैमिली है। ग्रासेस में आपके पास पार्थेनियम, ये पार्थेनियम छोड़ो, ग्रासेस ही लिखो सिर्फ, पार्थेनियम, ग्रासेस लिखो, ठीक है ना, ये आपके पास हो गया, ठीक है ना। एस्टेरेसी में टेरेक्सिकम नाम की, टेरेक्सिकम एक होता है, उसके अंदर क्या मिलता है आपके पास, डिप्लोस्पोरी देखने मिलती है, ठीक है। चलो वहीं आपके पास अगर मैं किसकी बात करूं, एडवेंटिव एम्ब्रियोसी, एम्ब्रियोनी, अभी तक इसके अंदर देखो डिप्लोस्पोरी में क्या था, एमएमसी कन्वर्ट हो रही है, किसमें, एम्ब्रियोसैक में। एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक का मतलब होता है, एडवेंटिव पार्ट होते हैं, इंटेगुमेंट्स होता है, न्यूसिलस होता है, ठीक है ना। सो जो अदर देन एमएमसी, डिप्लॉयड सेल बट अदर देन एमएमसी कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू एम्ब्रियोसैक। मतलब कि मेरे पास यहां पे तीन ऑप्शन लिखता हूं मैं, इंटेगुमेंट, न्यूसिलस और एमएमसी। एमएमसी अगर डायरेक्टली एम्ब्रियोसैक में कन्वर्ट हो रही है तो उसे बोल रहे हैं अपन डिप्लोस्पोरी। बट अगर इन दोनों में से कोई भी, एनीवन, किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियोसैक में, एम्ब्रियोसैक में। कौन नहीं हो रहा है, एमएमसी नहीं हो रहा। कौन नहीं हो रहा है, एमएमसी नहीं हो रहा। तो यहां पे इंटेगुमेंट की प्लोइडी क्या है लाले, 2n, इसकी प्लोइडी क्या है 2n, और इसकी प्लोइडी क्या है 2n, बट एमएमसी तो जा नहीं रही है, जा कौन रहा है कि अदर देन एमएमसी, अदर देन एमएमसी किसके पार्ट है, ओव्यूल के पार्ट है, किसके पार्ट है, ओव्यूल के पार्ट है, और वो डायरेक्टली एम्ब्रियोसैक के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसकी प्लोइडी क्या होगी, इसकी प्लोइडी क्या होगी, इस एम्ब्रियोसैक की प्लोइडी क्या होगी, 2n होगी। बोल लाले, सही बात है कि नहीं है, क्या होगी इसकी प्लोइडी, 2n। तो ये जो मैकेनिज्म है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है कि बहुत सारे, अब इसके अंदर तो क्या हो रहा है, आपके पास एक ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, बट इस एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी का अंदर, एग्जांपल इसका लिख ले भाई, इसका एग्जांपल लिख ले, इसके अंदर आपके पास मैंगो भी इसके अंदर आपको यूज हो सकता है, इस मैकेनिज्म के अंदर मैंगो भी आ सकता है आपके पास, इसके अंदर आपके पास सिट्रस फैमिली के अंदर जो आ जाते हैं वो आएंगे आपके पास, और ऑरेंज आ जाएगा इसके अंदर, वाटरमेलन आ जाता है, ऑरेंज लिख दे, ठीक है ना, ऑरेंज, ठीक है ना। तो अब क्योंकि जब ऐसा होता है तो आपके पास क्या होगा, मल्टीपल एम्ब्रियोसैक देखने मिल सकता है, बहुत सारे एम्ब्रियो देखने मिल सकता है, किसके अंदर, एक ही सीड के अंदर, किसके अंदर, एक ही सीड के अंदर। तो यहां पे आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या है, यहां पे पोली एम्ब्रियोनी, पोली एम्ब्रियोनी। तो पोली एम्ब्रियोनी क्या है यहां पे, व्हेन मल्टीपल एम्ब्रियो प्रेजेंट इन ए सिंगल सीड, तो उसे बोलेंगे अपन क्या, पोली एम्ब्रियोनी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो यहां पे, सिट्रस का एग्जांपल ले लो, यहां पे ऑरेंज का एग्जांपल ले लो। जब आप ऑरेंज को क्या करते हो, स्क्वीज करते हो, दबाते हो, तो उसके अंदर से क्या निकल के आते हैं, मल्टीपल सीड्स वहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास पॉली एम्ब्रियोनी का यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो पॉली एम्ब्रियोनी किसके रिजल्ट है यहाँ पे, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है ना, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के एग्जांपल, ठीक है ना। एपोमिक्सिस के कारण ही क्या होके जा रहा है आपके पास, क्या होके जा रहा है यहाँ पे आपके पास पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिल रही है, ठीक है ना। अब एक बात बताता हूं, अब इसका यूज क्या है, इस एपोमिक्सिस का यूज क्या है, देखो बहुत अच्छी वाली कहानी सुनाता हूं कि जो किसान होता है, किसान वो क्या करता है, हाइब्रिड वेराइटीज यूज करते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ सारा का सारा, वही कहानी मैं सुना के जा रहा हूं तुमको। उसमें लिखा है साफ साफ कि जो फार्मर्स होते हैं ना, वो फार्मर्स क्या यूज करते हैं, हाइब्रिड वेराइटी। हाइब्रिड वेराइटी का मतलब होता है कि मेरे पास यहां पे क्या है, इस तरीके से मैंने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी वेराइटी यूज किया मैंने, ये क्या है, एक हाइब्रिड है, ठीक है ना। अब जब ऐसा होता है तो अगली फसल में उनको क्या देखने मिलता है, दो अलग अलग,
ये और ये देखने को मिलेगा, ये देखने को नहीं मिलेगी अगली वैरायटी में। इसकी वजह से उनको हर साल क्या करने पड़ते हैं, दोबारा से हाइब्रिड सीड खरीदने पड़ते हैं, और वो हाइब्रिड सीड उनको बहुत महंगे पड़ते हैं, जिससे कि उनको ज्यादा प्रॉफिट हो नहीं पाता। इसलिए वो क्या करते हैं कि जो हाइब्रिड वैरायटी है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने की बजाय वो क्या करवा देते हैं, इसके अंदर करवाते हैं एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस जब करवाएंगे तो इससे क्या बनेगा, इनको ये बन के जाएगा, इससे क्या बनेगा, ये बन के जाएगा। इससे उन्हें बार बार क्या नहीं करना पड़ेगा, नए सीड खरीदने नहीं पड़ेंगे, तो उनका कॉस्ट कटिंग जो होगी ना वो अच्छी खासी हो जाएगी, प्रॉफिट जो है ना वो अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब हाइब्रिड वैरायटी ली जाती है और उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा दिया जाता है, तो उनसे पहले वाली जो स्पीसीज के रेसेसिव कैरेक्टर्स थे, हो सकता है वो नई वाली पीढ़ी के अंदर देखने मिले, जिसे बोलते हैं अपन क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं यहां पे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इस वजह से क्या किया जाता है, इनमें एपोमिक्सिस को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है, बात सब आ गई ना। चलो तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है ना। सारे टॉपिक्स खत्म हो गए, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीटली हमने आज बाइंड अप कर दिया है। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी आज थोड़ा सा करेंगे। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़े से क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और लेक्चर खत्म करेंगे। देखो भाई, सबसे फर्स्ट क्या है भाई, बताओ। फर्स्ट है फाइंड आउट प्लॉइडी लेवल ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर रेस्पेक्टिवली। मैंने हर एक की प्लॉइडी लेवल तुमको बताया, तो बताओ न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या है, पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होगी, एंडोस्पर्म की क्या होगी, इसकी क्या होगी। न्यूक्लियस की क्या होती है, देख प्यारे बच्चे, 2n। पोलर न्यूक्लियाई की क्या होगी, n। माइक्रोस्पोर मदर सेल की क्या होगी, 2n। एंडोस्पर्म की क्या होगी, 3n। और फीमेल गैमेटोफाइट की क्या होगी, लाडले, क्या होगी, n। तो आपके पास क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, 2n, n, 2n, 3n और n। तो सेकंड आंसर क्या हो गया, लाडले, बराबर। चल सेकंड क्वेश्चन बता फटाफट से। एंडोस्पर्मिक सीड आर फाउंड इन, देख मैंने अभी जस्ट एंडोस्पर्म के बारे में बताया, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, ठीक है ना। एग्जांपल बता फटाफट से। सो यहाँ पे कौन है, सनफ्लावर, कैस्टर एंड मेज। मोनोकोट है क्या, सन, ये क्या है, डाइकोट। पी में, ग्राउंडनट में, मेज में नहीं होगा, ग्राउंडनट में नहीं होगा, यहाँ पे मेज और कैस्टर सही है, ग्राउंडनट नहीं होगा। कैस्टर, पी एंड ये बी में नहीं होगा, ग्राउंडनट में भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है यहाँ पे, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, ये दोनों क्या है, डाइकोट है, बट क्या है, एक्सेप्शन है, तो मेज है। तो फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा, ठीक है लाडले। चल लाडले हो तुम यार, क्या करूं मैं, ठीक है ना। देखो डबल फर्टिलाइजेशन किसका रिजल्ट है, डबल फर्टिलाइजेशन में बता क्या होता है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। देख ऑप्शन एक, 2 male gametes of the pollen tube with 2 different eggs, नहीं रे। फ्यूजन ऑफ 1 male gamete with 2 polar nuclei, नहीं रे। फ्यूजन ऑफ 2 male gametes with 1 egg, नहीं। देख सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, यहां पे क्या हुआ फर्टिलाइजेशन, यहां पे क्या हुआ 2 polar nuclei और एक मेल गैमेट। तो आंसर क्या हो गया लाडले, 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता भाई। ए डायसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ, किसको, डायसियस का मतलब क्या होता है बता, डायसियस का मतलब क्या होता है बता, यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल किसको करता है बता, जिनोगेमी को प्रमोट करता है, ऑटोगेमी और जिटानोगेमी को क्या करता है, कैंसिल आउट करता है। चल अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड, किसके अंदर, पोलिनेटर्स के अंदर बात की थी, ठीक है। अट्रैक्टेंट्स कौन होते हैं यहाँ पे, एजेंट्स, पोलिनेटिंग एजेंट, ठीक है ना। और रिवॉर्ड क्या है, पोलन या फिर नेक्टर रिवॉर्ड, जिन्हें बोलते हैं पोलिनेटिंग रिवॉर्ड्स, ठीक है ना। किसके अंदर देखने मिलती है बताओ, एंटेमोफिली, इंसेक्ट पोलिनेशन, बराबर। हाइड्रोफिली नहीं, क्लिस्टोगेमी, अरे ओपन फ्लावर है, इसमें देखने मिल सकता है, बट इसने रिवॉर्ड की बात की है, ठीक है ना, कौन करके जाएगा। तो एनिमोफिली, पोलिनेशन, विंड पोलिनेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये यहां पे क्या होगा, एंटामोफिली हो जाएगा। एंटामोफिली का मतलब होता है इंसेक्ट पोलिनेशन, ठीक है लाडले। चल तो फिर देख, सो लास्ट क्वेश्चन आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक, अरे वाह, जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग, वेरिएशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, देख वेरिएशन को प्रमोट करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और म्यूटेशन, ठीक है ना।
बता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बराबर है न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं, पॉलीएम्ब्रियोनी इज द रिजल्ट ऑफ एपोमिक्सिस, तो क्या करता है वेरिएशन नहीं करता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं, पार्थेनोजेनेसिस नहीं, तो क्या आ जाएगा इसमें रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। चल भाई सो इस तरीके से आपके पास क्या हुआ, चैप्टर खत्म हुआ, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हुआ। बेटा देखो शुरू से फर्स्ट लेक्चर देखना, लास्ट तक लेक्चर देखना, लेक्चर खत्म करके पूरी तरीके से बाइंड अप करना, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना, नोट्स बनाने के बाद उनको वापस से रिवाइज करना, क्वेश्चन साथ के साथ लगाते जाओ, जितने भी 200 300 400 तुम्हारे पास जितने क्वेश्चन से लगा लो, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाला हूं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। तो बने रहो, फॉलो करो, अपने दोस्तों को दिखाओ, जब आप मौका दोगे तो आपके लिए ही हम बहुत कुछ लेके आने वाले हैं, बहुत जल्दी मैं लाइव क्लासेस भी लेके आने वाला हूं आपके लिए, ठीक है ना। चलो कीप, चलो भाई, थैंक यू सो मच, बाय।